हेलो गर्ल्स। जैसा कि आपको पता है कि जो गृह विज्ञान का आपका जो पहला पार्ट है उसका नाम है साधारण रोग। देखिए, इस चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अलग अलग तरीके के रोग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब रोग मतलब अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि बीमारी कैसे फैलती है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्या लक्षण है, और जब वो बीमारी होती है तो हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें रोग होता क्यों है, हमें हम क्यों बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप साफ सफाई नहीं रखते, आपका खान पान सही नहीं होता, आपके आसपास गंदगी हो, आप साफ सफाई नहीं रखते, उसकी वजह से क्या होता है, रोगाणु। रोगाणु का यहाँ पे मतलब है जर्म्स। ठीक है, तो जर्म्स इकट्ठे होते हैं, जर्म्स अपनी जगह बना लेते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने हाथों को साफ नहीं करते और उसी हाथ से खाना खाते हैं तो आपके हाथ में जितने भी रोगाणु हैं, जितने भी आपके जर्म्स हैं, वो आपके खाने के साथ आपके अंदर जाएंगे और वो अंदर ही पनपते हुए सारा अपने आपके शरीर को संक्रमित कर देंगे, इन्फेक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हैं, आप छींकते हैं, थूकते हैं, या आप खांसते हैं हवा में, तो हवा में फैलता है आपके रोग। ऐसे ही मान लीजिए आप पानी के थ्रू, अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो पानी से भी हमें दूषित पानी पीने से हमें बीमारी होती है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को छूने से होती है, जैसे कि अगर किसी को खुजली है, दाद है, इस तरीके से आपको जो है संपर्क के द्वारा भी होता है। तो वो हम बाद में अभी धीरे धीरे चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे माध्यम से भी बीमारी होती है। तो पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को, साथ ही साथ अपने आसपास हमें क्या करना है, हमें स्वच्छता रखनी है, हमें साफ सफाई रखनी है, ताकि वहाँ पे क्या हो, रोगाणु जो है, मतलब जो जर्म्स हैं वो ना पनपे, और जिसकी वजह से हमें बीमार ना करें, हम बीमार ना पड़े। और देखिए, जितने भी जर्म्स हैं वो कहाँ होते हैं, जहाँ पे सफाई नहीं होती है। मान लीजिए पानी इकट्ठा है, वो पानी नहीं निकल पा रहा है, उसी में धीरे धीरे क्या होंगे, आप देखिए मच्छर, जो मलेरिया होता है वो भी ऐसे ही फैलता है, पानी इकट्ठा रहता है, उसी में गंदगी जमती जाती है, उसी वजह से मच्छर मक्खी सब उसी पे बैठते हैं, पनपते हैं। कूड़ा है, आप देखिए अगर बहुत कूड़ा बहुत दिनों तक इकट्ठा है, उसको साफ नहीं किया जा रहा, उसमें मक्खियां भिन भिनाती हैं, फिर वही वो मक्खियां आपके घर में अंदर आती हैं, आपके खानों पे बैठ जाती हैं अगर आपका खाना खुला हुआ है। उसी तरीके से आपको इसीलिए बोला गया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी साफ रहें और आसपास भी सफाई रखें ताकि आप बीमार ना पड़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संक्रमण के माध्यम, संक्रमण यहाँ पे मतलब है कि इन्फेक्शन, आपको किस किस तरीके से आप संक्रमित हो सकते हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो पहला है वायु द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था कि हवा से। अच्छा, जब भी आपको खांसी होता है, जुकाम होता है, आपको बोला जाता है कि आपको अपना हैंकी यूज करना है। क्यों बोला जाता है? ताकि आप जब अगर हवा में छींकेंगे, अगर आप बिना किसी हैंकी के या बिना हाथ रखे छींकेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके जितने भी रोगाणु हैं, आपके जो जर्म्स हैं, वो हवा में फैल जाएंगे। और उसकी वजह से हवा में पहुंचने के बाद हो सकता है जो बाकी के लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको कुछ नहीं है, जिनको जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, उनको भी वो जर्म्स वहां उनके पास पहुंचकर उनको भी बीमार कर सकती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो पहला हम संक्रमण जो पढ़ रहे हैं, संक्रमण के माध्यम मतलब किस किस तरीके से इन्फेक्शन जो होता है वो फैलता है, कौन कौन से वो मीडियम है, कौन कौन से माध्यम है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि वायु द्वारा, हवा से किस तरह से फैलता है। मानिए कोई भी इंसान जब हवा में, रोगाणु जो होते हैं वो धूल वगैरह में भी लिपटे हुए रहते हैं, उनके जो धूल के जो कण होते हैं उसमें जर्म्स रहते हैं, और जब वो धूल उड़ती है तो मनुष्य के पास पहुंच जाता है, उसी में इंसान सांस लेता है। तो ये सारी चीजें, ऐसे ही जो इंसान रोगी है वो क्या करता है, वो थूकता है नाक, और तथा जब भी वो सांस लेता है तो उससे भी जो जर्म्स होते हैं वो आपके हवा में फैल जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है ना कि जब भी आप खांसते हैं, आप छींकते हैं, आप हमेशा हैंकी का यूज करिए, अपने हाथ का यूज करिए। इवन आपने अभी भी सुना होगा कि कोरोना वायरस को लेकर आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि जब भी आपको छींक आए, खांसी आए, आपको अपना हैंकी का यूज करना है, आपको मास्क लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जाती हैं? इसलिए बताई जाती है ताकि आप जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्टेड ना करें, उन्हें संक्रमित ना करें। देखिए, जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से रोग हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, आपको जो रोग के नाम है वो पूछा जाता है कि वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। खांसी आपको पता है, जुकाम, काली खांसी। देखिए, काली खांसी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बहुत तेज खांसी होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को खांसते हुए जो बहुत तेज आवाज करते हैं, उसी को हमने बोला काली खांसी, खसरा।
खसरा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। खसरा में क्या होता है कि आपके फेस पे स्टार्ट होता है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं कान के पीछे से। इन धीरे धीरे आपके फेस पे, फिर पूरे बॉडी पे धीरे मीजल्स आ जाते हैं, मतलब दाने आने लगते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने। चेचक, जिसको आप माता भी बोलते हो, छोटी माता, बड़ी माता, इस तरह से माता के नाम से जाना जाता है। चेचक, उसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। कनपेड़, कनपेड़ भी एक तरह से आपके कान के पीछे से जो होता है दाने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी, जिसको आप बोलते हो, ट्यूबरक्लोसिस, उसको हिंदी में बोला जाता है क्षय रोग। डिप्थीरिया, जैसे डायरिया होता है, डिप्थीरिया भी उसी की तरह का ही रोग होता है, जिसमें कि आपका पेट खराब हो जाता है, आपकी आंतें जो होती हैं वो संक्रमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि गंदा, मान लीजिए आपने गंदा पानी पिया, गंदा खाना खाया, क्योंकि वही जर्म्स, जो हवा से जब जर्म्स आपके हो सकता है खाने पे आ गए हों, पानी में आ गए हों, उसकी वजह से, तो उसके वजह से हमारा जो आंत है उसको वो संक्रमित कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया। तो ये सारे जो आपके रोगों के नाम है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से रोग हैं जो वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो है, हम पढ़ेंगे जल द्वारा। अब पानी से कैसे हम संक्रमित होते हैं, पानी से कैसे रोग होते हैं। देखिए, आपको बोला जाता है ना कि पानी जब गंदा आता है, या गंदा पानी ना पिए जिसमें स्मेल होता है, या पानी को उबाल के पिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो पानी में भी पनपते हैं। और जब अगर आप जो जर्म्स हैं, जो रोगाणु हैं, वो अगर जल में जीवित रहते हैं, तो मनुष्य क्या कर रहा है, आप एक तरह से, अगर वो जीवित है उस जल के अंदर, बैक्टीरिया है या जो भी आपके जर्म्स हैं, रोगाणु हैं, अगर वो उस पानी में मौजूद होंगे, आप वही पानी पिएंगे, तो आपके पेट खराब हो जाता है, आपकी आंतें खराब हो जाती हैं, और उसी वजह से आपको बीमारी लग जाती है। तो कौन कौन सी बीमारी है जो जल द्वारा होती है? देखिए, उसमें है आपका अतिसार, वही डायरिया, जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, आपको बार बार आपको पेट खराब हो जाता है, आपको, क्योंकि जो डाइजेशन है, आप पचा नहीं पाते, आपकी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। हैजा, हैजा भी उसी तरह का बीमारी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलरा। कोलरा ये भी क्या है कि आपकी आंत से संबंधित बीमारी है, आपकी आंतों को जाके संक्रमित कर देती है, आप अपना खाना पचा नहीं पाते। मियादी बुखार का मतलब है यहाँ सीजनल फीवर, जो आपको जैसे सीजनल फीवर हो जाता है गर्मी सर्दी के मौसम में, इस तरीके से, तो आपको जो सीजनल फीवर हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सारी बीमारी आपको है किस वजह से होती है? जो जल द्वारा फैलने वाले रोगों से होती है। देखिए, तीसरा जो है वो रोग किस तरह से फैलता है? संपर्क द्वारा। संपर्क मतलब जब आप किसी को टच करते हैं, किसी को इन्फेक्शन है, कोई संक्रमित है किसी बीमारी से, और अगर आप उसी के कांटेक्ट में आते हैं, आप उसके संपर्क में आते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपको बीमारी लग जाती है। जैसे आंख दुखना, आपने देखा है किसी को आंख में जब सूज जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, या आंख में जब वो उस तरीके से आंख आ जाना, जिसको आप बोलते हो, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण आंख में हो जाता है, तो आपने देखा है ना, वो दूसरों से दूरी बना के रखते हैं, या वो चश्मा लगा के रखेंगे, या हो सकता है वो आपसे दूर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो संपर्क से, अगर आप जितने उनके क्लोज जाएंगे, आप नजदीक जाएंगे, तो वो चांस होता है कि आपको भी वो इन्फेक्शन लग जाएगा। कहीं पे खुजली हो रही है, दाद हो गया है, जैसे आप देखिए स्किन में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को कहीं खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो बोला जाता है ना कि इसके पास नहीं बैठो, दूरी बना के रखो, ताकि आपको भी वो इन्फेक्शन ना हो जाए। आपने अभी भी देखा होगा, कोरोना वायरस को लेके भी बोला जाता है कि आपको दूरी बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को कोरोना है और आप उसके संपर्क में आते हैं, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको भी वो बीमारी लग सकती है। तो आप उससे याद रख सकते हैं, आप इसमें कोरोना वायरस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद है कीड़ों द्वारा। कीड़ों द्वारा मतलब अगर कोई किसी कीड़े ने काट लिया आपको, उसकी वजह से जो आपको बीमारी लग जाती है। देखिए, जो जर्म्स होते हैं, कुछ जो रोगाणु होते हैं, कुछ जो जर्म्स होते हैं, उनको क्या चाहिए, वो कुछ जो कीड़े हैं उनके रक्त पे पलते हैं, मतलब उनको खून चाहिए होता है पलने के लिए। जैसे कि मच्छर है, ठीक है, मच्छर है, जूं है, आप देखिए जूं भी जो है वो भी खून चूसती है, और जो मच्छर आपको पता है काटता है, आपका खून चूसता है वो भी। और उनके ही और कुछ जो जर्म्स होते हैं वो इनके रक्त पे पलते हैं। तो जैसे ही आपको ये मनुष्य जो मच्छर है या जो जूं है, ये जैसे ही आपको काटता है, और उसके अंदर जो जर्म्स है उस मच्छर के अंदर या जो जूं के अंदर, वो क्या करती है,
वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है और उसकी वजह से आपको रोगी बना देती है। और बहुत ज़्यादा जो आप देखते हो, इवन हमारे दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो होती है सबसे ज़्यादा लोगों को, आप देखिए जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मी का टाइम आ रहा है, फिर जून जुलाई का जो टाइम आता है जब बहुत बारिश होती है, गर्मी होती है, उमस होती है, उसकी वजह से क्या होता है आप देखते हैं मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब का। तो इसका वही एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ एक बच्चे एक वर्ड है प्लेग। प्लेग का मतलब क्या होता है? चूहों के काटने से जो बीमारी लगती है उसको बोलते हैं प्लेग। ठीक है। चूहों के काटने से भी बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है। बहुत टाइम पहले ये प्लेग की भी महामारी चली थी, जैसे अभी कोरोना वायरस की लगी है ना, सब लोग बिल्कुल परेशान हैं, इतने डेथ्स हो रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे ही बहुत साल पहले प्लेग की बीमारी भी हुई थी, जिसको प्लेग मतलब होता है चूहों के काटने से बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसीलिए बोला जाता है साफ सुथरा रखना, चूहे वगैरह घर में ना हो, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बीमारी फैलाते हैं। तो ये होते हैं आपके कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग, मलेरिया, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे। देखिए उसके बाद है संप्राप्ति काल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संप्राप्ति काल का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में हम संप्राप्ति काल तो है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है आपको। इसका मतलब है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके शरीर में जो है रोगाणु ने एंटर कर लिया। ठीक है, आपने गंदा खाया, गंदा पिया, कुछ इस तरीके से, या वायु के द्वारा आपके शरीर में जो है रोगाणु, जो जर्म्स हैं वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही तो बीमारी नहीं हो जाती, उसको टाइम लगता है। तो आपको कुछ टाइम टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए आपको पता नहीं चलता है कि आपके शरीर के अंदर कोई जर्म्स गया है या कोई आपके रोगाणु गए हैं। कुछ समय के बाद आपको कैसे पता लगता है? जब आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपको फीवर जब होता है, धीरे धीरे आपको लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपका मन ठीक नहीं लग रहा, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या कुछ भी है, कोई भी बीमारी है, तो आपको, तो जब उस जर्म्स ने, जब उस मान लीजिए रोगाणु ने आपके शरीर में प्रवेश किया है, से लेकर जब तक आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तब से उसको हम क्या बोलते हैं? उस काल को, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति काल। ठीक है। तो रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति काल। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो जैसे ही जर्म्स ने एंटर किया आपकी बॉडी में, से लेकर, उस समय से लेकर जब तक आपको कोई लक्षण नहीं दिखते आपके शरीर में, तब उस पीरियड को, उस काल को, उस समय को हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति काल। और उसके बाद दूसरा एक और काल है जिसको हम बोलते हैं संक्रामक काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शियस पीरियड। ठीक है, संक्रामक मतलब इन्फेक्शन, और काल मतलब टाइम, समय, पीरियड जिसको हम बोलते हो। आपको पता है किसी कोई भी बीमारी का एक टाइम होता है, तो वही वो कह रहा है कि एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक रोग फैला सकता है, उसको हम बोलते हैं संक्रामक काल। मतलब अगर कोई मनुष्य है, किसी को कोई बीमारी हुई है, उसके वो किसी समय तक, कोई एक फिक्स टाइम होता है कि उतने ही टाइम तक वो इन्फेक्शन फैला सकता है उस व्यक्ति से दूसरे को, उतने ही समय तक के लिए ही इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद वो नहीं होता है, अपने आप वो चीजें वो घट जाते हैं उसका टाइम। तो उसी को बोला गया है संक्रामक काल। मतलब अगर आपको व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो वो किसी एक निश्चित समय के लिए ही आपको इन्फेक्शन कर सकता है, आपको दूसरे इंसान को बीमार कर सकता है, वो संक्रामक जो है वो इन्फेक्शन फैला सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संक्रामक काल। ठीक। बच्चों जैसे आपको पता था कि हमने साधारण रोग चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, अब उसमें हम एक एक करके रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो रोग है वो है खसरा। खसरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स। यह जो रोग है ये अधिकतर बच्चों में होता है, और ये रोग कैसे होता है कि जो जब भी आप खांसते हैं, छींकते हैं, उसके रोगाणु क्या करते हैं, वो वायु को दूषित कर देते हैं, और इसी वजह से ये बीमारी फैलती है। अब कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमको पता चले कि ये जो रोग है ये खसरा का है? देखिए रोग को क्या होता है कि रोग का जब आरंभ होता है, जब ये स्टार्टिंग होती है, तो खांसी होता है, जुकाम होता है, इसके बाद तेज बुखार भी होता है, और 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि माथे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल जाते हैं, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये सारे शरीर पे फैल जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पहले आपके फेस से स्टार्ट होता है, मतलब आपके माथे से
आपको लाल-लाल दाने स्टार्ट हो जाएँगे होना और उसके बाद धीरे-धीरे आपकी पूरी बॉडी पे ये दाने होने लगेंगे। और जैसे-जैसे पहले हमने क्या पढ़ा कि तेज़ बुखार होता है, बट उसके बाद धीरे-धीरे आपको जो ज्वर है, ज्वर का मतलब क्या है कि आपका जो बुखार है वो कम होने लगता है और दाने भी आपके सूखने लगते हैं। इस रोग का जो संप्राप्ति काल है वो क्या होते हैं 7 से 14 दिन तक। देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि संप्राप्ति काल कौन से रोग का कब तक है। तो जो खसरा रोग है उसका जो संप्राप्ति काल है वो कब से कब तक है, वो 7 से 14 दिन तक है। संप्राप्ति काल आपको हमने बताया था, पिछले चैप्टर में आपको मैंने समझाया था वीडियो में। संप्राप्ति काल है कि जब आपकी बॉडी में रोगाणु ने प्रवेश किया, उस समय से लेकर जब तक आप अपने शरीर में कोई लक्षण नहीं देखते हैं, जब तक आपको लक्षण नहीं उत्पन्न होते आप देखते हैं, तो हम उस काल को क्या बोलते हैं संप्राप्ति काल। मतलब जब जर्म्स ने एंटर किया से लेकर जब लक्षण आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं संप्राप्ति काल। तो खसरा का जो संप्राप्ति काल है वो 7 से 14 दिन का होता है और जो संक्रामक काल है वो कब तक का होता है 3 सप्ताह तक। संक्रामक काल भी बताया था कि जब मतलब हर एक बीमारी का, हर एक रोग का एक समय होता है कि कब तक वो फैल सकता है। तो जब इन्फेक्शन वो कब तक पहुँचा सकता है, फैला सकता है, वो कब तक होता है 3 सप्ताह तक। किसका? खसरा का। तो ये हो गया आपका लक्षण। देखिए नेक्स्ट है खसरा का ही हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसका है परिचर्या एवं उपचार। अब परिचर्या क्या होता है? परिचर्या मतलब कैसे हम देखभाल कर सकते हैं उसकी, नर्सिंग मतलब उसका देखभाल। अगर किसी को खसरा रोग हो गया है तो हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे, और उपचार मतलब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए पहले तो जो रोगी है उसको हम अलग स्वच्छ एवं हवादार कमरे में रखेंगे। मतलब जिस भी कमरे में आप रख रहे हैं वह हवादार हो, खिड़की हो, ताकि स्वच्छ हवा आती हो और स्वच्छ साफ सफाई होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए कमरा। जो भी कमरा है उसके फर्श को हमें जीवाणुनाशक द्रव्य मतलब कोई भी एंटीसेप्टिक जो लिक्विड है, जैसे घर पे आप फिनाइल यूज़ करते हैं, लाइज़ॉल यूज़ करते हैं, डिटॉल से आप इन सब से क्या कर सकते हैं, आप फर्श को, उसके जो फ्लोर है कमरे का, उसको हमें बार-बार साफ करते रहना चाहिए। मतलब ताकि जो भी जर्म्स हैं वो रोज़ाना साफ-सफाई उसकी होती रहे। रोगी को हवा के झोंकों एवं ठंड से बचाना चाहिए। देखिए, हवादार होना चाहिए मगर ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ हवा आती रहे। क्यों? क्योंकि अगर उसको बहुत तेज़ हवा लगेगी तो उसको निमोनिया भी होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि एक तो ये बीमारी किसमें होती है? ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो हमें उन्हें ठंडी हवा के झोंकों से भी बचा के रखना है ताकि उसको निमोनिया ना हो जाए, उसको और कोई बीमारी, सर्दी, जुकाम, खाँसी और दूसरी बीमारी ना लग जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि रोगी को फलों का रस व हल्का भोजन देना चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या देना चाहिए, उसको गर्म पानी देना चाहिए, बार-बार पिलाना चाहिए। उसके जो भी कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं या जो भी वो अन्य वस्तुएँ, चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, उसको आपको अलग रखना चाहिए। बाकी लोगों के साथ, परिवार में जो और लोग हैं, उनके साथ उसको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो जो रोगी के बर्तन हैं और अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे या साथ में रखेंगे तो हो सकता है आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा उसके बर्तन, उसके वस्त्र और जो भी चीज़ें उपयोग उसने की है, उसको हमेशा अलग रखना है और अलग से धोना है। और खसरे की जो रोकथाम होती है, देखो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तभी उसी बीच में उसको टीका लगाया जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, किसका? खसरे का। तो उससे हम इस जो बीमारी है खसरे का, हम उससे रोकथाम इसको कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कब टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तभी उसी बीच में हमें किसका टीका लगाना चाहिए? खसरे का। तो हम इससे, इस बीमारी से इसको रोकथाम कर सकते हैं। बच्चों दूसरा रोग जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अतिसार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया। यह रोग भी बच्चों में ही अधिक होता है और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है कि अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, आप कुछ गंदा खा लेते हैं, कुछ खराब खा लेते हैं, कुछ सड़ा हुआ गला हुआ ऐसा कुछ खा लेते हैं, पानी आप साफ सुथरा नहीं पी रहे हैं, बॉयल करके नहीं पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं या कुछ खराब खाना खा लिया आपने और आसपास बहुत गंदगी है, तो उस वजह से बीमारियां फैलने के अधिक ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रोग कैसे फैलता है, इसके कारण क्या क्या है। अतिसार रोग जो होता है वो रोगाणु अस्वच्छ दूध व गले सड़े फलों में पलते हैं। अगर आपका दूध ढका हुआ नहीं है, आपने उसको उबाला नहीं है, दूध गंदा हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो जर्म्स होता है वो उसमें आ जाते हैं। और आपके अगर फल जो हैं, जो फ्रूट्स हैं, आप कई बार आपने सही से देखा नहीं है और आप खा लेते हो, अगर फ्रूट्स आपके गले हुए हैं, सड़े हुए हैं और आपने वो खा लिया, तो उसकी वजह से भी आपके जो अतिसार है
देखिए, अतिसार क्या होता है कि ये जाके आपकी आंतों को इन्फेक्ट करता है, आपकी आंतों को संक्रमित कर देता है, तो आपको खाना पचाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? इसीलिए। तो आपका जाते ही आपकी आंत जो है वो खराब हो जाती है, आपका खाना पचा नहीं पाएगा, आपका जो भी आप खाएँगे वो खाना नहीं पचेगा और इसकी वजह से आपको बार-बार शौच जाना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अतिसार। देखिए, जब बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता है, जो बच्चे मान लीजिए दूध से बोतल पीते हैं और उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। कैसे? मान लीजिए दूध का जो बोतल है, वो बोतल गंदा है, उसकी निप्पल गंदी है, उसको सही से धोया नहीं गया है या वो बार-बार वो जो बोतल है, क्या होता है कि कहीं धूल-मिट्टी में पड़ी हुई है, उसी में दूध डाल के पिला दिया गया। नहीं, उसको आपको बोतल को क्या करना चाहिए, पानी उबाल के जो बिल्कुल उबलता पानी है उसमें बोतल को डाल देना चाहिए और उस पानी से अच्छे से बॉटल को साफ करके, निप्पल को साफ करके उसके बाद उसमें दूध डाल के पिलाना चाहिए। तो वही बोला है कि जो बच्चे ऊपरी दूध पीते हैं, जो बॉटल से दूध पीते हैं, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो अस्वच्छ वातावरण के कारण भी जब आपके जो जल जो है वो दूषित हो जाता है या जो भोजन है वो गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो जर्म्स हैं वो आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। आपने खाना ढक के नहीं रखा, आपने जल ढक के नहीं रखा, उसी पे मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं, आपने गंदे हाथ से पानी को छुआ, पानी ढका हुआ नहीं है, तो इस सब की वजह से क्या होता है, पानी गंदा हो गया, खाना गंदा हो गया और वही आपने खा लिया तो आपके शरीर में रोगाणु चले गए और उसकी वजह से क्या होगा, आपको ये बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। कुपोषण के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। देखिए, कुपोषण कुपोषण का क्या मतलब है, मतलब जब आप पौष्टिक खाने नहीं खा रहे हैं, आपके जो आप खाना है उसमें पोषण नहीं है, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं है, उसकी कमी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। तो अगर आप पौष्टिक खाना नहीं खा रहे, आप जो भी आपको हरी सब्जियाँ, जो भी फ्रूट्स, आपको जो चीज़ें खानी चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, वो आप नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो वीक हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनको वो बीमारी को लड़ने के सक्षम होता है। अगर वो बीमारी हो भी जाती है तो वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाती, ठीक है? मगर अगर आपका शरीर कमज़ोर है, तो जब आपकी सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाएँगी तो आप जल्दी से अतिसार से आप शीघ्रग्रस्त हो जाएँगे, जल्दी से आप कोई बीमारी लग सकती है। देखिए, नेक्स्ट जो है वो है परिचर्या एवं उपचार। परिचर्या आपको पहले ही बताया था कि कैसे उसकी देखभाल करनी है और उपचार कैसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। एक तो रोगी को जब भी अतिसार होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा खाली पेट रखना है कि बार-बार शौच जा रहा है, नहीं। उसको कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का आपको हमेशा खाना देते रहना है, उसको भूखा नहीं रखना है। उस अगर भूखा रखेंगे तो उसको और ज़्यादा पेट में दर्द होगा, उसके पेट में ऐंठन और ज़्यादा होगी। इसलिए हमेशा आपको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी देर में उसको कुछ-कुछ, कुछ-कुछ खाने देते रहना चाहिए, भूखा नहीं रखना है। नहीं तो शरीर में वीकनेस, उसकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो छोटे बच्चे हैं जो माँ के दूध पर हैं, उनको हमें जो है माँ को जो है बच्चों को दूध पिलाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में आपको पता है बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व रहते हैं, लड़ने की क्षमता देता है वो रोग से। इसीलिए छोटे बच्चे जो माँ का दूध पी रहे हैं, उनको दूध भी पिलाते रहना चाहिए। देखिए, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अभी आप सबने ओआरएस का नाम ज़रूर सुना होगा। देखिए, जब भी आपको डायरिया या फिर अतिसार जैसी दिक्कत होती है, तो हमेशा क्या करते हैं डॉक्टर ओआरएस के लिए बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में जीवन रक्षक घोल भी बोलते हैं। ओआरएस आपको कहीं भी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक, किसी भी केमिस्ट शॉप पे ईज़िली मिल जाता है। और अगर मैं आपको ओआरएस का पैकेट दिखाऊँ कि वो कैसा होता है, तो ये देखिए ओआरएस का पैकेट इस तरीके का होता है। आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे ओआरएस, ठीक है? ये WHO जो है इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है ओआरएस पीने के लिए, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ठीक है? ओआरएस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और जिसको हम हिंदी में जीवन रक्षक घोल भी बोलते हैं। देखिए, उसके अलावा आप ग्लूकोज भी दे सकते हैं, नमक तथा जो खाने वाला सोडा होता है उसको भी आप पानी में मिला के रोगों को दे सकते हैं। अगर आपके पास ओआरएस घर में नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में आप
नमक, चीनी का और थोड़ा-सा उसमें नींबू का रस मिला के भी जो भी रोगी है उनको बार-बार आप दिन भर में थोड़ी-थोड़ी देर में पिला सकते हैं, जिससे कि उसकी जो बॉडी में जो पानी का जो बैलेंस है वो बना रहे और उसके शरीर में निर्जलीकरण ना हो, पानी की कमी ना हो। उसके अलावा भी जो आप तरल पदार्थ मतलब जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं आप उसको भरपूर मात्रा में दीजिए, जैसे कि शरबत हो गया, शिकंजी हो गया, लस्सी, छाछ, नारियल का पानी, चावल का मांड आपको पता होगा। जैसे अगर आप चावल जब बनाते हैं जब पतीले में बनाते हैं, तो पानी को जब आप अलग करते हैं, चावल को जब आप पानी से अलग करते हैं, तो जो आपके पास जो लिक्विड पार्ट बचता है, जो तरल पदार्थ बचता है, उसको हम मांड बोलते हैं। और इवन जब अगर आपका दूध कभी फट जाता है, तो जो उसका जो पानी हो जाता है, तो जो फटे हुए दूध का जो पानी अलग हो जाता है, तो आप वो पानी भी दे सकते हैं जब किसी को अतिसार की दिक्कत होती है। क्योंकि हम जितना इस रोग में जितना भी आप तरल पदार्थ पिलाएंगे, जितना लिक्विड पिलाएंगे, उतना ही रोगी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जब धीरे धीरे आपको लगता है कि सुधार होने लग गया है स्थिति में, वो बार बार शौच नहीं जा रहा है, शौच जाने में थोड़ा कम हो गया है और अब उसको उस तरह से ऐंठन या पेट में दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा सुधार आने पे आप उसको नर्म आहार मतलब सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, जैसे कि दूध है, दही है, कस्टर्ड है, उबले हुए चावल है, उबला हुआ अंडा है या उबली हुई सब्जियां हैं, तो वो सब आप उनको खिला सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए कब अतिसार में, किन किन चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें वो। पहला है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। क्यों नहीं खाएंगे हरी पत्तेदार सब्जियाँ? क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो गया है, तो वो पत्तेदार सब्जियों को नहीं पचा पाएगा। जो मोटे छिलके वाले या जो बीज वाले फल होते हैं उनको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उनको पचाने में दिक्कत होगी। तले हुए पदार्थ नहीं खाना है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, चटनी हो गया, अचार हो गया, मतलब जितनी भी मिर्च मसालेदार चटपटी चीज़ें वो नहीं खानी। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ों को पचाने में हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बहुत ज़्यादा क्रिया करनी पड़ती है और इस समय अतिसार जो रोग होती है, जो रोगी हैं अतिसार के, उनकी जो पाचन तंत्र है वो कभी काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, इसलिए उनको ये सभी चीज़ों से परहेज करना है। अब है कि रोग से बचाव के उपाय। हम इस रोग से कैसे बचाव कर सकते हैं उसके उपाय बताए गए हैं। आपको पहले ही बताया था, जो बच्चों की जो दूध की बोतल होती है या जो निप्पल होती है, उसको उबाल कर आप पानी को उबालिए और उसमें दूध की बोतल डाल दीजिए, निप्पल डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर तक उस गर्म पानी में आपको रखना है, ताकि जितने भी कीटाणुनाशक, जितने भी रोग होंगे, कीटाणु होंगे, जर्म्स होंगे उस बॉटल के अंदर, वो सारे रोगाणु रहित हो जाएंगे, मतलब जर्म्स फ्री हो जाएंगे। और आपको जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनको आपको ढक के रखना है, खुले में नहीं रखना है, ताकि उसमें मक्खियाँ वगैरह ना आ पाए और उसको आप ढक कर रख सकें, उसको आप रोगाणु से बचा सकें। आपको जब भी आप खाना खाते हैं, आप जब भी शौच जाते हैं, उसके बाद आपको जो खाने से पहले आपको हमेशा साबुन से अच्छे से हाथ धोना है। साबुन नहीं तो राख से भी आप धो सकते हैं। साफ पानी से आपको हाथ धोकर ही खाना खाना है, या शौच के आने के बाद भी आपको हाथ हमेशा अच्छे से धोते रहना है, ताकि आपके हाथ में जो भी रोगाणु हैं, जर्म्स हैं, वो अच्छे से साफ हो जाएँ। आपको गले हुए फल या सब्जियों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो उसके अंदर काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं, रोगाणु होते हैं, और वही जब आप खा लेते हैं तो आपके जो पाचन शक्ति है उसको वीक कर देते हैं और वो अंदर ही रोगाणु प्रवेश करके आपको रोगी बना देते हैं। तो ये था आपका अतिसार का।